नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार पांडे। मैं इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस विषय दृष्टि आईएएस में पढ़ाता हूँ और इस तरीके से एक सीनियर फैकल्टी हूँ। आज हम लोग सोशल जस्टिस खंड से पूछे गए प्रश्न यानी 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे और इस तरीके से ये देखेंगे कि एक बेहतर उत्तर कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है। यूपीएससी ने लगातार सभी खंडों से, जाहिर से बात है कि इस खंड से भी बहुत स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे हैं। इस बार भी पूछे गए हैं। 4 प्रश्न हैं इसमें। अमूमन ऐसे ही रहता है, 4 से 5 प्रश्न इस खंड से पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्नों की प्रकृति से पता चलता है कि हमेशा उसमें मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है। और जैसे आपने इसको डेवलप कर लिया, आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं कि आप उत्तर जो भी आप लिख रहे हैं, मतलब जो प्रश्न हैं, उनका सटीक उत्तर आप प्रस्तुत कर पाएं। तो आइए क्रमवार देखते हैं प्रश्नों को। इसमें सबसे पहला प्रश्न, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें जो कुछ बातें की गई हैं कि सबसे पहले कि सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, तो सामाजिक विकास बहुत सारी चीजों से होता है, सबको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। यही आपको समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और वहां पर हमको क्या लिखना है। लिखना भी आपको टोटल 150 शब्दों में। हम थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से आपको 150 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें सामाजिक विकास को हम बढ़ाते हैं, जिन भी तरीकों से बढ़ाते हैं, उसमें विशेषकर ये 2 चीजें, जरा चिकित्सा, उसको इंग्लिश में कहते हैं जीरियाट्रिक्स, और मातृ स्वास्थ्य देखभाल, मैटरनल हेल्थ केयर, MHC, इन 2 की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन दोनों पर हमारी नीतियां बहुत अच्छी हैं तो इससे बहुत अच्छी संभावना है कि हम सामाजिक विकास करेंगे। फिर आपको बता दूं, एक बार फिर से याद दिला दूं कि सामाजिक विकास के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें से इन 2 बिंदुओं की चर्चा यहां पर की जानी है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न में ये मतलब पूछा जा रहा है कि आप अगर आप इस बात से सहमत हैं कि पहले की जो नीतियां हैं, अभी तक की जो नीतियां हैं, और उनसे अगर सामाजिक विकास सुचारू ढंग से चल रहा है, तब तो हमें कुछ अधिक की आवश्यकता है ही नहीं। तो उन्हीं को आप विश्लेषित कीजिए, उन्हीं को बताइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आज की जो नीति है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें अभी भी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को उजागर कीजिए और उन्हीं से फिर फाइंड आउट कर लीजिए। मतलब वही फिर आपके लिए क्या बन जाएंगे, आप वहां से ये बताएंगे कि हम करेक्शन कैसे करेंगे, हम इसमें कैसे सुधार करें, और सुधार करके एक अच्छी नीति तैयार करें, और उससे अब पूरी संभावना बन जाएगी कि हम सामाजिक विकास कर पाए। जीरियाट्रिक के अंतर्गत बुजुर्ग आते हैं, एजिंग को लिया जाता है इसमें। वयोवृद्ध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास के क्रम में, सभी क्षेत्र में, और विशेषकर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी मूल्य व्यवस्था है और जिसमें हम बहुत समृद्ध रहे हैं, हमारी संस्कृति उस रूप में रही है और इस रूप में हमारे यहाँ बुजुर्गों का बहुत अधिक सम्मान किया जाता रहा है। हाँ, अब ये अलग बात है कि आज हम उस चीज को भूल रहे हैं। तो हमारे मूल्य में तो था पहले से,
और उसी मूल्य को बढ़ाने में हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसका मतलब यह है कि वो मूल्य जो हमारे सामाजिकता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बुजुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बुजुर्ग ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक साथ रहा जाए, एकता को स्थापित करके, और एकता में कितनी बड़ी शक्ति है ये हम सब जानते हैं। तो ये लोग पहले से इन्होंने बना के रखा हुआ था, कुछ इस तरीके से इन्होंने एसोसिएशंस बनाए हुए थे, कुछ काउंसिल्स, इवन बहुत जो अविकसित लोग हुआ करते थे, ट्राइबल सोसाइटी की भी बात करें, वहां पर भी ट्राइबल काउंसिल्स हुआ करती थी। तो वो अपने आप में एक संगठित रूप था इनका। तो ये हमें बेहतर रूप में सिखाएंगे कि संगठित कैसे हुआ जा सकता है। जो हम बात कर रहे थे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। राजनीतिक क्षेत्र में आज आप देख रहे हैं, आज भी तमाम सफल राजनीतिक, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग वयोवृद्ध हैं। मतलब वयोवृद्ध से मतलब 60 प्लस होना या 64 के ऊपर होना, तो वो सब, और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण में। उनका अनुभव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। उस अनुभव का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका प्रयोग हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और साथ साथ कि भौतिक और अभौतिक पक्ष दोनों के बीच में किस तरीके से एक अच्छा समायोजन तैयार किया जा सकता है, वो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इन तमाम संदर्भों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ने लगी। जिस तरीके से लोग एकल परिवार में आने लगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज घटना घटित हो गई हो और एकदम से चाहते हैं लोग नहीं हमको एकल परिवार, कुछ ऐसी चीजें हुई है कि ना चाहते हुए भी आपको आना पड़ा। मोबिलिटी बढ़ी, शिक्षा का स्तर बढ़ा, मोबिलिटी बढ़ी, मतलब जिस तरीके से ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, व्यावसायिक विविधीकरण, तो अपने व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थान पर आपको जाना पड़ रहा है। वहां पे आप अपने परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ले जा पाने में सक्षम नहीं है। अगर हैं तो वो जाना नहीं चाहते हैं। कई प्रकार की बातें आ रही हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक सेपरेशन हो गया, एकल परिवार आने लग गए। अब एकल परिवार बढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसी रूप में मूल्य व्यवस्था में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब लोगों को अच्छा लगने लगा, कुछ प्राइवेसी अच्छी लगने लगी, निजता चाहिए, कम लोग हों उसमें, तो अब उसमें बुजुर्ग फिट नहीं हो पा रहे, तो उनको थोड़ा सा लोगों ने साइडलाइन करना शुरू किया। और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी, जैसा कि विकसित देशों में रहा है, हमारे यहाँ भी बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ी। अब बढ़ी तो उसके साथ साथ विकसित देशों में तो उन्होंने समाधान कर लिया कई रूपों में। ओल्ड एज होम्स बना लिए, वहां पे उनको सारी सुविधाएं दे दी। बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में अधिकतम चीजें दी जा रही हैं। वो कहीं से महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए कोई समस्या है। जापान की अगर हम बात करें, वहां पे पूरा उन्होंने एक शहर ही बना रखा है बुजुर्गों के लिए। यस, तो वहां उन्होंने जब समस्या आई तो समस्या का समाधान कर लिया। लेकिन हमारे पास धन की कमी थी, मूल्य व्यवस्था कमजोर होती जा रही थी। धन की कमी थी तो मूल्य व्यवस्था कमजोर होने से सेपरेशन हुआ। धन की कमी होने से हम उस प्रकार की चीजों को डेवलप नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। तो वो समस्या हमारे यहां बढ़ती चली गई, यह बढ़ती जा रही है। अब इसमें डायरेक्टली अगर हम आए तो एक एनजीओ है हेल्प एज इंडिया। वो अपना रिपोर्ट निकालती रहती है। हेल्प एज मतलब वो बुजुर्गों के ऊपर ही काम करती है, उनके कल्याण के लिए काम करती है, और उसके संबंध में उनका अपना रिसर्च होता है। रिसर्च के आधार पर वो अपना रिपोर्ट तैयार करते रहते हैं। तो अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं और बहुत दुखद बातें भी हैं। जैसे एक पहले की रिपोर्ट में, एक 2015 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो 10 करोड़ बुजुर्ग हैं, उनमें से 55% बिना भोजन के सो जाते हैं।
भोजन नहीं करते। अब भोजन नहीं करते हैं, भोजन नहीं मिलता है, क्या मतलब रीजंस तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि 55% अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी समस्या है। फिर इसके अलावा 30% यानी 3 करोड़ उसमें से अकेले रहते हैं बिना किसी सपोर्ट के। उसमें हो सकता है कुछ लोगों की स्थिति अच्छी हो, बेहतर हो, अकेले रह पा रहे हो, अपनी बिल्डिंग है, उनकी कोठी है, उसमें रह रहे हैं। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, बुजुर्ग दंपत्ति, उनके साथ कुछ गलत हो गया, अपने अच्छे आलीशान मकान में रह रहे थे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं। उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे रह रहे हैं, सड़कों पर रहने के लिए बेवश हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ही भयावह है। लेकिन ये सब डेटा है उनके, मतलब उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया, ये डेटा प्रोवाइड किया। 80 वर्ष के ऊपर 80% बुजुर्ग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। वो प्रताड़ना, उसमें से जो प्रताड़ना हो रही है उनकी, उसमें से 50% प्रताड़ना परिवार के अंदर ही हो रही है और मुख्यतः बेटों के द्वारा, जिनके ऊपर वो आश्रित है। हम उनके लिए कुछ जो कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, हमारी सरकार ने जो किया है वो बहुत ही निम्नतम सपोर्ट है, 0.032% ऑफ द टोटल जीडीपी इनके लिए कुछ पेंशन के रूप में, मतलब सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन के रूप में, चाहे जैसे भी ये खर्च किया जा रहा है, 0.032%। यस, अगर हम एक देश थाईलैंड की बात करें, कोई विकसित देश नहीं है, थाईलैंड में यही परसेंटेज 0.324 है। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो है वो 0.032% और थाईलैंड में है 0.324, मतलब 10 गुना ज्यादा। तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग कवर हो रहे हैं महज 25% और वहां पे जो बुजुर्ग कवर हो रहे हैं वो है 94%। हम कितना पीछे हैं इस मामले में। 2050 तक हमारे यहाँ 80 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी 4.8 करोड़, यानी लगभग 5 करोड़ हमारे यहाँ बुजुर्ग होंगे 80 वर्ष के ऊपर के। ध्यान दीजिएगा, बुजुर्ग 64 प्लस ही बुजुर्ग कहलाते हैं, लेकिन हम 80 वर्ष के ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं जो 5 करोड़ होने जा रहा है। और अगर हमने उनके लिए कुछ विशेष काम नहीं किया तो समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती जा रही समस्या है। इसीलिए अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसके लिए हमें देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता। अब एक तुलना करते हैं जापान में। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया भी था। जापान में क्या हुआ कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी और साथ साथ चूंकि वहां पर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, काफी कम होने लग गया। काफी कम होने का मतलब ये हुआ कि जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, मतलब TFR 2.1 होता है तो रिप्लेसमेंट लेवल को प्राप्त करते हैं, उससे नीचे बहुत पहले ही नीचे जा चुके थे वो। और अब इतना कम हो गया है कि अपने आप में एक बड़ी समस्या, पॉपुलेशन को लेकर बड़ी समस्या आ रही है वहां पर। कुछ देशों के साथ जापान भी उसमें सम्मिलित है, कुछ विकसित देश, यूरोपियन विकसित देश, उनके साथ साथ जापान भी आ गया। तो पॉपुलेशन को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, तो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। बच्चे नहीं पैदा होंगे तो आगे बहुत सारा काम कौन करेगा। इधर जो लोग थे वो बुजुर्ग हो ही रहे हैं, तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और नवयुवकों की संख्या कम हो रही है। तो इन चीजों को देखते हुए उन्होंने कम से कम, अब वो पॉपुलेशन पे ध्यान दे ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए उन्होंने क्या किया, और ताकि अभी तत्काल में कोई समस्या ना आने पाए, बुजुर्गों को उन्होंने रोजगार देना शुरू कर दिया। तो एक तरफ रोजगार होगा, काम करेंगे तो मतलब कम से कम देश के स्तर पर यह समस्या नहीं आएगी कि हमारे पास श्रमिकों की कमी है, चाहे कर्मचारियों की कमी है। और दूसरी तरफ ये जो बुजुर्ग हैं ये आश्रित महसूस ना करें कि दूसरों पर आश्रित हैं ये और निर्भर हैं, तो ये सब चीजें ना आने पाए। और बाकी साथ साथ सामाजिक सुरक्षा तो प्रदान कर ही रहे हैं। तो अब हम जब आते हैं
नीति की बात करते हैं तो हमें भी कुछ इसी प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, एक 19 की भी रिपोर्ट है, हेल्पेज इंडिया ने 2019 में भी एक रिपोर्ट निकाली, उसमें दिखाया कि 70% जो बुजुर्ग हैं वो एकाकीपना महसूस कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं तो एकाकीपना महसूस करेंगे। इसके साथ साथ 55% जो केयर टेकर्स हैं, जो बुजुर्गों की देखभाल करने वाले लोग हैं, वो इस देखभाल को भार समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, रिलेट कीजिए इसको, बुजुर्गों को भार समझ रहे हैं। तो अगर ये निर्भर बने रहेंगे तो भार समझे जाते, तो जो भी देखभाल है वो भार के रूप में ही होगा। अगर निर्भरता खत्म कर दी जाए, अगर इनको आत्मनिर्भर बना दिया जाए, तो कम से कम वो भार नहीं समझेंगे। जो देखभाल करने वाले हैं लगभग 61% लोग, 60.7% लोग जो देखभाल करने वाले हैं, वो थकान, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। देखभाल क्या कर लिया, कुंठित हो गए, थकान महसूस कर रहे हैं, थक गए हैं, कहीं ना कहीं उनका पैसा भी लग रहा है। 39% लोगों के पास कोई मासिक आय नहीं है। ये सब अभी जो ये रिपोर्ट है 2019 की, इसमें बताया गया, इसमें दिखाया गया। मतलब कहने का ये कि स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं। तो इस निर्भरता को खत्म करो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, जैसे वहां पर किया गया, उनको रोजगार से जोड़ो। तो नीति में सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए कि उनको रोजगार से जोड़ा जाए। ठीक है, इसके अलावा मूल्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि मूल्य के वाहक रहे हैं ये, धीरे धीरे चीजें खत्म होती जा रही हैं। आज अगर हमारे मूल्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये तत्व शामिल है कि बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं और जिसकी वजह से मूल्य हमारा कमजोर पड़ता जा रहा है। तो मूल्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इनको हमको लाना पड़ेगा, सिस्टम में इनको लाना पड़ेगा। ये आएंगे तो उसको ठीक करेंगे, अपने आप चीजें ठीक होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आमतौर पे स्वास्थ्य के लिए इनको, जैसे जो लोग 60 के ऊपर जैसे जाते हैं, आमतौर पे कोई कंपनी मेडिक्लेम नहीं देती इनको, क्योंकि पता है कि मतलब एजिंग प्रोसेस है, बढ़ता जा रहा है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ेंगी, बार बार हॉस्पिटलाइज होंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा। वो किसको देते हैं मेडिक्लेम, किसको देते हैं, यंग लोगों को देते हैं, कि वो आएंगे ही नहीं, भरते जाएंगे, बस भरते रहेंगे। अब पिछले 20 साल से मैं ही भर रहा हूं, आज तक कभी यूज नहीं किया, तो ऐसे लोगों को वो चूज करेंगे ना। तो इस रूप में आमतौर पे बुजुर्गों को नहीं चयनित किया जाता है। थोड़ा प्रेशर बढ़ता गया तो कम से कम सरकारी तंत्र की तरफ से 70 वर्ष तक को कवर किया गया, लेकिन 70+ के ऊपर अभी भी चीजें काम नहीं कर रही हैं। सबको इसमें सम्मिलित किया जाए, और जिस तरीके से 80 वर्ष के ऊपर के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अभी आपको बताया भी मैंने 5 करोड़ होने वाले हैं, तो उनको स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलना चाहिए। स्वास्थ्य से उनको जोड़ा जाए, स्वास्थ्य लाभ से उनको जोड़ा जाए। इस रूप में हमको नीतिगत बदलाव लाना पड़ेगा। हमें इन तमाम एसोसिएशंस या काउंसिल्स को प्रमोट करना पड़ेगा जहां बुजुर्गों को स्थान मिले, और उसके माध्यम से वो एकता की भावना को और अधिक मजबूत करेंगे, बेहतर करेंगे, जिससे विकास का मार्ग और बेहतर रूप में प्रशस्त होगा। तो मतलब कहने का ये कि जब हम बात नीतियों की कर रहे हैं तो नीतिगत स्तर पे, और एक चीज और, जो आर्थिक स्थिति की बात करें, तो एक तरफ तो रोजगार से उनको जोड़ा जाए, लेकिन कुछ जब वो और अधिक एजेड होते जा रहे हैं, जहां पे अब नहीं काम कर पाने की स्थिति में, तो उनको पेंशन, एक सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित से तात्पर्य है मानक एक निर्धारित किया जाए कि कम से कम इतना उनको दिया जाए जिससे कि वो दूसरों पर निर्भर न रहें। एक रिपोर्ट के अनुसार एक परिवार अपने बुजुर्ग पर औसतन हमारे यहाँ लगभग 4,000 रुपये खर्च कर रहा है मासिक। तो होना तो ये चाहिए कि उसके आसपास उनको पेंशन दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि अभी हमारी गवर्नमेंट अभी इतना देने में सक्षम ना हो, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ये
500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये पर्याप्त नहीं, एक स्टैंडर्ड पे उसको रखा जाए, तो वो निर्भरता खत्म हो जाएगी। निर्भरता खत्म होगी तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन और कुंठा, ये सब चीज़ें जो आ रही थी वो नहीं आएंगी, लोग भार नहीं समझेंगे, उन्हीं का पैसा उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो उस रूप में भार नहीं होगा। तो जब हम नीति तैयार करेंगे तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, इसी आधार पर आप बताएंगे कि कैसे हम नीतियाँ बनाएं इनके लिए, जहाँ तक बुजुर्गों की बात है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा है मातृ स्वास्थ्य देखभाल, मैटरनल हेल्थ केयर। अब इसमें क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। जो हमने अपने 2000 के पॉपुलेशन पॉलिसी में बताया कि ये कितना होना चाहिए, तो हमने कहा कि उसमें ये दिखाया कि बाय द ईयर 2010 इसको हम घटा करके, जो भी हमारा स्तर उस समय था उसको घटा करके और 100 पे लाने थे, 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, मतलब जो महिलाएं लाइव बर्थ, जीवित जन्मों को दे रही हैं, जीवित बच्चों को जन्म दे रही हैं, उनमें से जो जिन महिलाओं की मृत्यु हो रही है, जिसके आधार पर MMR को काउंट किया जाता है, 1 लाख की पॉपुलेशन पे ध्यान दीजिए, 1 लाख पे देखा जाता है इसको, उनमें से जो मृत्यु है उसको घटा करके 100 पर लाना, मतलब 0 नहीं कहा जा रहा है, 100 पर लाना, मतलब उस समय लगभग 400 के आसपास की स्थिति थी, तो उसको घटा करके 100 पर लाना था, जो हम आज तक नहीं ला पाए। अब बताइए, 2010 का हमारा टारगेट था, 2021 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज तक हमने प्राप्त नहीं कर पाए इसको। NRHM, इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आ रही है? रूरल, ग्रामीण स्तर, तमाम सुविधाओं का अभाव भी है वहां पर, तो एक बड़ी समस्या है इस वजह से। NRHM जब काम करना शुरू किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सफल माना जा रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, बहुत नहीं लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। उसमें मातृ स्वास्थ्य देखभाल भी है, उद्देश्य है कि इसको घटाना है। तो हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी में कहा गया कि कुछ हम उपाय करेंगे, कुछ ऐसी नीति हम तैयार करेंगे, कुछ योजनाएं लेकर के आएंगे जिससे कि MMR को घटाया जाए, IMR को घटाया जाए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को घटाया जाए, ये सब काम किया जाए। हम लेकर के आए फिर जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जहां पर यह कहा गया कि कोई भी महिला 2 बच्चों तक के लिए, उसको कहा गया कि, मतलब उसी में कहा गया था, पॉपुलेशन पॉलिसी में कहा गया था कि हम इंस्टीट्यूशनल तरीके अपनाएं, किसके लिए? प्रसव के लिए, यानी संस्थागत तरीके अपनाएं, संस्थाओं में जाएं, हॉस्पिटल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हम प्रयोग करें, कम से कम वहां पर हम उनको लेकर के जाएं, वहां पर प्रसव हो, घर पे ना हो। घर पे हो रहा है, मोर्टालिटी बढ़ रही, और इसीलिए फिर एक लाया गया जननी सुरक्षा योजना। तो वो कहता है कि अगर, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर गरीब लोग ही हैं जो घर पे काम, ज्यादातर गरीब लोग हैं जो प्रसव घर पे ही पसंद करते हैं, वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। जो अमीर लोग हैं वो पैसे खर्च करते हैं, वो तो हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं। जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, ज्यादातर, मैं 100% नहीं कह रहा हूं लेकिन ज्यादातर। तो अब इनको एक लालच दिया गया कि 2 बच्चों तक के लिए किसी भी महिला को जब वो हॉस्पिटल आती है तो उसको जीवित जन्म होने की स्थिति में 6000 रुपये प्रति बच्चे दिया जाएगा, 2 बच्चों तक दिया जाएगा, तीसरे बच्चे पे नहीं, राइट। तो इसने काफी आकृष्ट किया लोगों को, भाई 6000 रुपये का लालच था तो लोग जाने लगे धीरे धीरे। तो उसके चलते क्या हुआ, NRHM काम कर रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, फंड की भी व्यवस्था हो रही है, पहले की तुलना में बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक हो रही है पहले की तुलना में। तो अब संख्या वहां बढ़ने लगी और 80% से ऊपर की स्थिति को हमने अचीव कर लिया है। 80% से ऊपर संस्थागत प्रसव होने लगे। इस समय होना चाहिए 100%, लेकिन 80% से ऊपर होने लग गया। आशा की भूमिका भी महत्वपूर्ण, आशा कार्यकर्ता
जिनको समझाना है, जिनको सपोर्ट करना है, इन तमाम महिलाओं को, मतलब उनके द्वारा सपोर्ट मिल रहा है इन महिलाओं को। और ये भी है कि महिलाओं को लेकर के जाएं रूटीन चेकअप के लिए और साथ साथ प्रसव के लिए भी, तो उनकी भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ठीक ठाक माना जा रहा है उस भूमिका को भी। तो ओवरऑल ये हुआ कि आज की स्थिति ये है कि 80% से ऊपर तो हमने अचीव कर लिया है, 100% नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। तो वही कारण हमारे लिए क्या बन जाएंगे, उन्हीं कारणों को जब हम देखेंगे तो वही उन्हीं को बेस बना करके हम करेक्शंस लेकर के आएंगे, और वही आपका सुझाव बन जाएगा कि हम इस तरीके से नीतिगत बदलाव लाते हैं तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, काफी अच्छी हो जाएंगी, और इस तरीके से सामाजिक विकास का मार्ग और अच्छा प्रशस्त हो जाएगा। अब क्यों हम 20% का गैप क्यों आ रहा है, लगभग क्यों आ रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो जो राज्य समृद्ध हैं, मतलब क्षेत्रीय असमानता, एक हेड हो गया। तो कुछ राज्य समृद्ध हैं, कुछ गरीब हैं। जो समृद्ध हैं वो बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, वहां पर बेहतर देखभाल की सुविधाएं मिल रही हैं, तो स्थितियां अच्छी हैं गरीब राज्यों की तुलना में। कुछ महिलाएं अन्य की तुलना में अधिक शिक्षित हैं, तो शैक्षणिक असमानता भी है। जो अधिक शिक्षित होंगी, जो अधिक जागरूक होंगी, यही जागरूकता के स्तर पर भी असमानता है। तो जो अधिक शिक्षित हैं, जो अधिक जागरूक हैं, वो अपने उस शिक्षा और जागरूकता का प्रयोग करेंगी और इस तरीके से लाभों को प्राप्त करेंगी, देखभाल संबंधी जो लाभ हैं उनको प्राप्त करेंगी। जो नहीं वो नहीं प्राप्त कर पाएंगी, तो वो पीछे रह जाती हैं। यस, कुछ परिवार समृद्ध हैं, कुछ महिलाएं स्वतः में समृद्ध हैं, नौकरी करती हैं, तो वो बेहतर लाभ प्राप्त करेंगी उनकी तुलना में। जो गरीब परिवार हैं और जो महिलाएं असमर्थ हैं, वो लाभों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उनके लेवल पर समस्या दिखाई देगी। तो वही हो रहा है। ये सब रिसर्च बेस्ड चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं। इसके साथ साथ धर्म आधारित और जातिगत भेदभाव भी भूमिका निभा रहा है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति काफी खराब है, वहीं जातिगत स्तर पर जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं उनकी स्थिति खराब है। कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह से स्थितियां खराब हैं। और निश्चित तौर पर जागरूकता की कमी अपनी जगह पर तो है, जागरूक नहीं। मीडिया एक्सपोजर, संचार माध्यमों के प्रति जागरूकता, उसके प्रति समझ जिनको है, जो एक्सपोज्ड हैं, उनको बेहतर चीजें मिल पा रही हैं, इसलिए वो अच्छे ढंग से काम, मतलब उसका प्रयोग कर पा रही हैं। तो वो महिलाएं तो अच्छे लाभों को प्राप्त कर पा रही हैं। जो नहीं समझ पा रही हैं, जो नहीं एक्सपोज्ड हैं, वो नहीं प्राप्त कर पा रही। तो ये भी अपने आप में एक रीजन है। आप नॉर्थ साउथ को देख लीजिए, साउथ इंडियन विमेन की स्थिति बहुत अच्छी है, नॉर्थ इंडियन विमेन उनकी तुलना में काफी कमजोर है। एक मैं आपको डेटा दे रहा हूं, करंट का जो डेटा है एमएमआर का, भारत का, अगर हम भारत और इसमें अगर हम भारत और केरल की तुलना करें, भी करंट का जो है 2020 का, तो भारत में इस समय की स्थिति है 122 पर 1 लाख, और केरल की स्थिति क्या है 30। देखिए आप, समझ में आ जाएगा। कितना बड़ा गैप है। अब जो महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं, शिक्षित हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि जब इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं तो उसके साथ साथ और चीजें ऑटोमेटिकली जुड़ती चली जाएंगी और वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दे पाएंगी। एक साथ एक और है, जिन जहां पर 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं, उनकी तुलना में जहां जन्म दर अधिक है, प्रजनन दर अधिक है, वहां पर भी इस प्रकार की समस्या है। क्योंकि पहले बच्चे पर तो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग, उसके बाद से अब वो कहते हैं कि नहीं, हमको अपना एक्सपीरियंस है, अब तो प्रसव का एक्सपीरियंस हो चुका है, हम खुद ही कर लेंगे इस काम को, और वहीं भी सारी गड़बड़ी होती है। लेकिन जिनको 1 या 2 ही बच्चे चाहिए, वो हमेशा सेंसिटिव रहेंगे इस चीज को लेकर के, हमेशा केयर करेंगे इस चीज को लेकर और उसका लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसका लाभ हर जगह मिलता है। फिर वो बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के लिए वो गाइड बन जाते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं,
मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, फ्रेंडली उनके साथ रहते हैं ताकि बच्चे भी आगे बढ़ें और बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। ये महिलाएं फिर कोशिश इनकी ये रहती है कि अपनी जो जागरूकता है, शिक्षा है, उसका प्रयोग रोजगार के स्तर पर भी करेंगी। आप देखिए साउथ इंडिया में, केरल में, जहाँ शिक्षा लगभग 100% आ रहा है, उसी रूप में रोजगार भी आ रहा है, महिलाओं के स्तर पर भी आ रहा है। तो महिलाएं ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। तो वो ओवरऑल जब जितना अधिक एम्पावरमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल विकास को बढ़ाएगा, वो सामाजिक विकास बढ़ेगा, समानता का स्तर बढ़ेगा, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका आएगी। तो हर क्षेत्र से, हर जगह आप देखेंगे कि महिलाओं की भूमिका जो है अग्रणी होती जा रही है और ओवरऑल विकास के क्रम में उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। तो ये जितनी जो कमियां हैं जो देख रहे थे आप, जो समस्याएं जहां पर हैं, उन्हीं को अगर हम ठीक कर लें तो वही अपने आप में एक नीति बन जाएगी। तो जब नीति बनाएंगे तो इन्हीं चीज़ों को हम फोकस करेंगे। केवल फंडिंग दे देने से नहीं सब कुछ, फंड अपने आप में एक बड़ी समस्या है। पैसे कम है हमारे पास, हम नहीं अभी खर्च कर पा रहे हैं ज़्यादा। जो हमको करना है, मतलब अभी हमारी स्थिति क्या है, 1.04 अपने जीडीपी का हम प्रोवाइड जो कर रहे थे, हमने जो एक पॉलिसी बनाई पॉपुलेशन जनसंख्या को लेकर के, मतलब पॉलिसी से मतलब ये कि एक मसौदा तैयार किया, तो उसमें यह था कि इसको बढ़ा करके 2.5% पे लेकर जाना है। अभी लेके पहुंचे नहीं है, अभी गए नहीं वहां तक, लेके जाना है, लेकिन 2.5 भी पर्याप्त नहीं है, उसको भी हमको बढ़ाना है। तो जब इतना हम कर पाएंगे तब स्थितियां बेहतर होंगी। तो फंड तो अपनी जगह पे जरूरी है ही, बहुत जरूरत है उस चीज़ की, लेकिन साथ साथ तमाम ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, क्षेत्रीय तमाम जो समस्याओं की बात हमने की है, उनको, उन सबको इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा, तब हमारी नीति बेहतर नीति बन पाएगी। राइट? इस ढंग से आप अपना उत्तर लिखेंगे, इस ढंग से आप बताएंगे कि उसमें एक सुदृढ़ नीति कैसे तैयार की जा सकती है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। वेल, इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूं मैं। द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index Report, MPI. Well, अब इसमें देखिए, एक तो यहां पर इसको पहले आप देखिए, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में, गरीबी का निर्धारण, गरीबी का आपतन, इंसिडेंस मतलब गरीबी का होना, और तीव्रता, इंटेंसिटी अधिक महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए कि गरीबी के होने में और उसकी तीव्रता बढ़ने में, मतलब इसको निर्धारित करने के लिए, गरीबी को निर्धारित करने के लिए और इन चीज़ों को निर्धारित करने के लिए केवल आय अधिक महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि पर्याप्त है। अधिक महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब पर्याप्त है। केवल आय के आधार पर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्यों गरीबी है और क्यों उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को स्वीकार किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI इसको बोलते हैं। उसकी रिपोर्ट क्या है? क्या इसी स्टेटमेंट को वो कंप्लाई कर रही है? क्या जस्टिफाई कर रही है उस चीज को, या कुछ और कह रही है वो रिपोर्ट? तो रिपोर्ट को देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये जब रिपोर्ट में ये लिखा हुआ ये शब्द है, मतलब रिपोर्ट का मतलब ये कि ये जो इंडेक्स है ये बहुआयामी है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कह रहा है कि केवल आय,
तो एक तरफ केवल आय और दूसरी तरफ बहुआयामी, ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। सीधी सी बात है, शब्द से ही पता चल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन ही है, और अब इसको हमको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट हमको देखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या फिर भी जस्टिफाइड है। अब इस संदर्भ में हमको उसकी व्याख्या करनी है। ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जिसको यूनाइटेड नेशन से स्वीकार किया है, इसके संदर्भ में हमको इस स्टेटमेंट को समझना है या समझाना है। इस सूचकांक का प्रयोग दो ने मिलकर के किया, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, OPHI। इसको मैं थोड़ा सा एक अलग पेज लेता हूं। OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरा है यूएनडीपी। इन्होंने मिलकर के 2010 में इस इंडेक्स को दिया। शॉर्ट में इसको MPI बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जब मल्टी डायमेंशनल है तो एक चीज को तो लेगा नहीं है, तो इन्होंने तीन चीजों को लिया अपने इस इंडेक्स, मतलब तीन इंडिकेटर्स को लिया, तीन संकेतकों को लिया। कौन कौन? स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा और जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड। ये तीन संकेतक, 3 इंडिकेटर्स इन्होंने लिए। मतलब एक से बात नहीं बनेगी, तीन प्रमुख चीजें थी जिसको उन्होंने स्वीकार किया। अब इन तीनों के अंतर्गत इन्होंने 10 घटक लिए। दस घटक, 2 स्वास्थ्य के स्तर पर, 2 शिक्षा के स्तर पर, और बाकी 6 जीवन स्तर के स्तर पर। स्वास्थ्य में एक तो बाल मृत्यु से तात्पर्य यहां पर 18 वर्ष तक कि मतलब कोई परिवार जहां पे 18 वर्ष का कोई व्यक्ति उसकी डेथ न हुई हो, अगर हुई है तो वो अपने आप में एक संकेतक है, उस आधार पर गरीबी निर्धारण में वो सहायक हो जाएगा। और दूसरा पोषण, न्यूट्रिशन, कि वो मिल रहा है कि नहीं लोगों को, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं लोगों को। शिक्षा के स्तर पर 2 बातें मिलती जुलती हैं कि एक तो है कि मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें कोई भी एक व्यक्ति विद्यालयी शिक्षा 6 वर्ष पूरा न किया हो, और दूसरे में कह रहे हैं कि करंट में कोई व्यक्ति विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने की एज में ना हो, उस उम्र में है ही नहीं प्राप्त करने के, और जो लोग हैं जो ओल्डर एज के हैं वो लोग 6 वर्ष के उस विद्यालयी शिक्षा को प्राप्त नहीं किए। तो ये 2 बातें यहां पर बताई गई। मतलब कुल मिलाकर के एक तरीके से लगभग निरक्षरता की स्थिति है। जीवन स्तर में कई सारी बातें आ गई। एक तो कुकिंग के लिए फ्यूल, कौन सा ईंधन प्रयोग किया जा रहा है, क्या अभी भी लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं। उसके साथ साथ स्वच्छता, सैनिटेशन किस लेवल का है, उसमें कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेयजल स्वच्छ मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रही कि नहीं उन परिवारों को, घर, हाउसिंग एक ठीक ठाक लेवल का है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि महल हो लेकिन ठीक ठाक लेवल का रहने के लिए पर्याप्त, मतलब जो होना चाहिए वो हो उनके पास। और साथ साथ गृहस्थी संबंधी परिसंपत्तियां, एसेट्स, जो हाउस होल्ड
के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ कार और बड़ी बड़ी चीज़ों की हम बात करेंगे, फ्रिज और एसी की बात करेंगे, छोटी भी चीज़ साइकिल भी हो सकती है, उसमें रेडियो भी हो सकता है, मतलब कम से कम एक ऐसी कोई परिसंपत्ति होनी चाहिए। तो ये 6 इसमें लिए गए, कुल 10 घटक हैं। अब 10 घटकों को आधार बना करके ये निर्धारक बन रहे हैं, इसके आधार पर हम गरीबी को समझ पाएंगे। और अब हम देखेंगे कि वो कैसे उत्पन्न हुई है, उसका इंसिडेंस कैसे हुआ है और उसकी तीव्रता कैसे बढ़ रही है। तो इनमें जहाँ जहाँ समस्या बढ़ती जाएगी उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, और इनमें हम जहाँ जहाँ सुधार करते जाएंगे उसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो इससे हम बेहतर रूप में चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको कई लोगों ने, मतलब तमाम इकोनॉमिस्ट्स, अमर्त्य सेन जैसे लोगों ने इसको काफ़ी हद तक उसको स्वीकार किया। और अपनी इस रिपोर्ट में 2019 में इन्होंने एक रिपोर्ट जो अपनी प्रकाशित की, मतलब रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो जो लेटेस्ट इनकी रिपोर्ट है 2019 की, उसमें साफ तौर पे कह दिया कि इसमें से कोई एक घटक गरीबी को समझने या गरीबी के इंसिडेंस और इंटेंसिटी को समझने में पर्याप्त नहीं है। किसी एक घटक के आधार पर नहीं समझ सकते। प्रश्न में कह रहा है कि केवल आय, क्या केवल आय से हम समझ सकते हैं? तो इन्होंने ये पॉइंट भी स्पष्ट कर दिया कि केवल आय से भी नहीं समझ सकते हैं। बहुत क्लियर कट लिख दिया कि केवल आय से भी हम नहीं समझ सकते। इसका मतलब कि स्टेटमेंट जो है ठीक उल्टा लिखा गया है। तमाम देशों का अध्ययन किया गया, उसमें से 10 ऐसे देशों को सेलेक्ट किया गया जहां पर गरीबी ज़्यादा थी। उसमें एक भारत भी रहा है, लेकिन साथ साथ अब इस रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि गरीबी को दूर करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूर करने मतलब एकदम से कंप्लीटली दूर नहीं कर दिया है, लेकिन काफ़ी हद तक उसके नज़दीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1 जो था, यानी सभी स्तरों पर गरीबी को समाप्त करना, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है भारत ने, और इस तरीके से कुल 10 देशों ने जिनको सेलेक्ट किया गया था उसमें, ये उसमें दिखाया गया। और भी चीज़ें थी, जैसे कि ये भी उसमें दिखाया गया कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। भारत ने अपने प्रयासों से, भारत में ही अपने प्रयासों से 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। झारखंड स्टेट, अन्य क्षेत्रों की तुलना में झारखंड स्टेट की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, उसने ज़्यादा बेहतर रूप में काम किया है, उसने अधिक तीव्रता दिखाई है। तो ये सब बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा अभी भी अब मुद्दा ये है कि क्या केवल आय गरीबी के इंसिडेंस और इंटेंसिटी को निर्धारित कर सकता है? फिर प्रश्न पे आते हैं। तो ये तो मना कर दिए, एमपीआई ने तो मना कर दिया कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन फिर भी अब एक प्रश्न तो उठता है यहां पर। केवल आय की अगर हम बात करें, ओनली इनकम, केवल आय, इस पहलू को भी आप, मतलब केवल रिपोर्ट में कह दिया तो आप, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट में कह दिया तो बस बात खत्म हो गई, नहीं, आप एनालाइज कीजिए इसको। आपके पास अगर इनकम है तो क्या आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? अगर आपके पास इनकम है तो क्या आप शिक्षा के अच्छे स्तर को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों को नहीं देंगे? और क्या आप जीवन के अच्छे स्तर को, जीवन के अच्छे अवसरों को प्राप्त नहीं करेंगे? आपके पास अच्छी आय है तो आय तो सबके मूल में है। मतलब एक पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं निर्धारित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा हूं। तो केवल आय से इन चीजों को ऐसा लगता है कि प्राप्त किया जा सकता है अगर आय हो तो, लेकिन एक दूसरे पहलू को भी अगर आप देखें तो ज्यादा बेहतर रूप में आप समझ पाएंगे। थोड़ा समाजशास्त्री दृष्टिकोण पे आइए और अब देखिए कि मतलब दूसरा पहलू क्या कहता है इसी चीज को लेकर के, आय को ही लेकर के। तो तमाम रिसर्च किए गए, उसमें कहा गया कि गरीबी कुछ मामलों में, जैसे जहां पे गरीबी है किसी क्षेत्र विशेष में, जहां पे अधिकांश लोग गरीब हैं, वहां पे गरीबी एक संस्कृति बन जाती है, अपने आप एक संस्कृति बन जाती है, जिसको नाम दिया गया गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। इंग्लिश में इसको कहते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति। तो आय है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आय आएगा कहां से, कैसे प्राप्त कर लोगे आय को? अगर आपके अंदर एक इस प्रकार का जोश होता कि नहीं, हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, उनको घर में सैनिटेशन रखना है, स्वच्छता रखनी है, आसपास स्वच्छता अगर आपके अंदर इस प्रकार की एक प्रेरणा होती तो आप अपनी आय को बढ़ाने के लेवल पे काम करते, निश्चित तौर पे करते।
लेकिन ये नहीं करने दे रहा, ये उस प्रेरणा को आने ही नहीं दे रहा। ये जो गरीबी की संस्कृति है अपने आप में संस्कृति बन जाती है, गरीबी अपने आप एक ऐसी संस्कृति बन जाती है, एक कल्चर बन जाता है जो आपके अंदर उस मोटिवेशन को आने ही नहीं देता है। मतलब क्या हुआ कि आप उस गरीबी में जीना सीख लेते हैं। अगर आप महीने के 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी कमा रहे हैं, आपकी उसी में आदत पड़ जाती है। आप 3,000 में ही जीना सीख लेते हैं, आप 5,000 में ही जीना सीख लेते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं अधिक की हमको जरूरत ही नहीं, अधिक पैसे कमाने की जरूरत नहीं, बस उसी में आप अपना जीवन सेट कर लिए हैं, आप उसी तरीके से रहते हैं। जो भी मतलब अल्कोहलिक भी हो गए हैं तो वो उसी का पार्ट है। तो निश्चित तौर पे मोटिवेशन आ ही नहीं पाएगा, राइट। तो जाहिर सी बात है कि केवल आय को लेकर के हम इस पर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। और आगे देखिए, एक और तत्व है गरीबी की संस्कृति के अलावा, कल्चरल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल रिप्रोडक्शन, हिंदी में सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ये क्या है? तो यहां पर यह कि जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। मतलब इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो गरीबी की संस्कृति का हिस्सा है, तो उनको लगता ही नहीं कि शिक्षा कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो उस पर वर्क नहीं करते हैं वो। और जब आप बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर तो बनाना पड़ता है ना, उनको एक दिशा तो देनी पड़ती है शिक्षा के लिए, वो नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे शिक्षित हो ही नहीं पाते। थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करके उसके बाद से आगे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और फिर जब अशिक्षित रह जाएंगे, कम शिक्षा प्राप्त करेंगे, अशिक्षित रह जाएंगे, तो क्या उनके लिए अवसर हैं? व्यावसायिक विविधीकरण में उनके लिए अवसर हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो बनेंगे क्या फिर वो? तो कोई चीज जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है वो है श्रमिक का स्तर। श्रमिक आप बन सकते हैं जहां पे कोई ट्रेनिंग, कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी श्रमिक ही बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि अपने माता पिता के स्टेटस को इन्होंने प्राप्त कर लिया, उसको पुनरुत्पादित कर लिया, यानी उन्हीं की संस्कृति को पुनरुत्पादित कर लिया, उसको फिर से उन्होंने भी, मतलब बच्चों ने भी उसी चीज को प्राप्त कर लिया, उसी स्टेटस को प्राप्त कर लिया। इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। और ये चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, दुष्चक्र में फंसे रहेंगे वो। यस, ये पीढ़ी दर पीढ़ी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे वो। श्रमिक के श्रमिक, बच्चे श्रमिक, उनके बच्चे श्रमिक, उनके बच्चे श्रमिक, यही चलता रहेगा। तो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि केवल आय अपने आप में पर्याप्त नहीं है, केवल आय को लेकर के हम नहीं समझ सकते हैं सब चीजों को, तो हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता है। तो उसी से निर्धारित होगा ये। इवन आप विशेष साइकिल, दुष्चक्र जो गरीबी का दुष्चक्र है उसकी बात करें, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, उसमें भी केवल पॉवर्टी को ही प्रमुखता नहीं दी गई है, उसमें कई सारी, पॉवर्टी के अलावा, गरीबी के अलावा उसमें और भी जो बातें हैं वो क्या है? कुपोषण, अशिक्षा और जनसंख्या आदि। ये चार चीजें हैं, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा और जनसंख्या आदि। ये इस तरीके से इसको रखा जाता है, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा और जनसंख्या की अधिकता। आप फंसे तो हर चीज में आप फंस जाओगे। और ठीक करने के लिए अब ये भी नहीं कि केवल गरीबी ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पे आपको काम करना पड़ेगा। कुपोषण के स्तर पे भी काम करना पड़ेगा, अशिक्षा के स्तर पे भी काम करना पड़ेगा, जनसंख्या अधिक को कम करना, कम बच्चे पैदा कीजिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब कि गरीबी को बढ़ावा देना है। सारी चीजें आपको उस विशेष साइकिल में डाल देती हैं, दुष्चक्र में डाल देती हैं। तो ये भी तो यही बात कह रहा है कि मल्टी डायमेंशन होना चाहिए अप्रोच। तो ये सब आप तर्क लीजिए और इस तरीके से आप कहिए केवल आय पर्याप्त नहीं है, जो
उस रिपोर्ट में बताया गया है और लगातार जो बताया जा रहा है कि उसमें मल्टी डायमेंशंस की ज़रूरत है, विविध घटकों की सूचकांकों की आवश्यकता है, मतलब जो इंडिकेटर्स हैं, जो सूचक हैं, उनकी आवश्यकता है हमको, और उनके आधार पर ही हम इनको बेहतर रूप में समझ पाएंगे। और उसी आधार पर उन्होंने दिखाया और अपने रिपोर्ट में प्रकाशित किया, दिखाया और बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया कि कोई भी जो देश, मतलब भारत हो या मतलब तमाम ऐसे जो अफ्रीकी देश हैं, सब सहारन कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो स्थिति है उनका आकलन हम बेहतर रूप में कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उनको सजेशन दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी गरीबी को कंट्रोल कर पाएँ और लोगों को बेहतर जीवन दे पाएँ। तो ये आपका इस तरीके से आप लेकर के अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे। सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपर्युक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। इंग्लिश में, माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन is aimed at asset creation and income security of the rural poor India. Evaluate the role of the self-help groups SHGs in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India. अब इसमें देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो पहले उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस, जो एक गरीबी दूर करने के लिए एक वैक्सीन के रूप में काम कर रहा है, और परिसंपत्ति एसेट क्रिएशन और आय सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है। इसमें हमको मूल्यांकन करना है महिलाओं के सशक्तिकरण, और वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई। तो ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, इनको हाईलाइट करते हुए हम उत्तर की खोज करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर एक योजना की। वो है दीनदयाल योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसको आप लिखते समय देवनागरी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको शॉर्ट में DNRLM। इस योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएशन, मतलब पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः जो नई योजना है और इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएशन है, क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें यह भी है कि मतलब ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक ऐसे परिवार से कम एक व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाए। इनको रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से फंड की व्यवस्था हो रही है, और उस फंड का प्रयोग ये लोग एसेट क्रिएशन, वही चीज परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा, मतलब इसके माध्यम से वो रोजगार प्राप्त करें, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को प्राप्त करें और उससे इनकम जनरेट हो, तो वो आय सुरक्षा को प्रदान करेगा। तो ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मतलब इसको हम समझ लेते हैं कि इसका लिंक कैसे है, राइट। अब SHGs
का भी हो गया, मतलब कि किस तरीके से उनका निर्माण होता रहा है और बनते रहे हैं, अपना कार्य करते रहे हैं, लेकिन अब जो नई योजना है उसके अंतर्गत वो कैसे काम कर रहे हैं। अब आते हैं डायरेक्टली एक रिपोर्ट पर। एक रिसेंट की एक रिपोर्ट है नाबार्ड की, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। उसने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि इसमें दिखाया कि आज के समय में ये हमारे यहाँ, हमारे देश में 1 करोड़ से अधिक स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं और 12.4 करोड़ परिवारों से उनका संबंध है। तो एक अच्छी खासी भूमिका हमको यह भी दिखाई दे रही है। एक दूसरा पॉइंट उन्होंने दिखाया कि इन्होंने जो डिपॉजिट किया है, मतलब जो अर्निंग्स इनकी हुई हैं, जो आय सृजन इन्होंने किया है और इस तरीके से उनको डिपॉजिट किया, जो जमा राशि है वो 26,000 करोड़ रुपए की है। 26,000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किए। उसमें से जो महिला SHGs के द्वारा जमा किया गया है वो सर्वाधिक है, 23,300 करोड़ उन्हीं के द्वारा है, तो मैक्सिमम उन्हीं का है। तो इससे आपको अब दिखाई दे रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, राइट। एक और बात इन्होंने बताई, मतलब एक तो ये भी है कि एक ई शक्ति लाया गया, इसको मतलब डिजिटलाइज किया गया, जिसको ई शक्ति के नाम से हम जानते हैं। और उसमें इन्होंने अपने उसमें रिपोर्ट में दिखाया कि हम आज 6.54 लाख SHGs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ चुके हैं उससे, ई शक्ति से, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनका जो NPA रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो क्या है? तो 44.5 लाख जो स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह हैं, उनके स्तर पर NPA रेशियो 4.5% है। अभी ज्यादा है कि कम है, ये जानने के लिए अब इसको कंपेयर कर देते हैं एक से। तो कंपेयर करने के लिए हम आते हैं अपने नेशनल बैंकिंग सेक्टर में। नेशनल बैंकिंग सेक्टर में जो NPA है हमारा, उसका डबल से भी अधिक है। मतलब उनका जो NPA है उनकी तुलना में जो SHGs हैं, महिला SHGs, आधे से भी कम NPA उनका है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो एसेट है, मतलब इन्होंने जो लोन लिया है, उस लोन पर ये काम कर रहे हैं और काम करेंगे तो इनकम जनरेट करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, इससे एकदम क्लियर हो गया कि एसेट जनरेशन हो रहा है, परिसंपत्ति निर्माण हो रहा है, और साथ साथ इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि आय का सृजन हो रहा है। तो ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। ट्विन ऑब्जेक्टिव, दो चीजें, परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा, इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि वो कार्य सही ढंग से चल रहा है, वो कार्य पूरा हो रहा है। सही ढंग से मतलब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी भी क्या ये पर्याप्त है? अगर पर्याप्त होता तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। अभी कुछ प्रश्नों, इसके पहले जो हमने प्रश्न लिए हैं उसमें भी हमने चर्चा किया है कि स्थितियां अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका फिर जो प्रतिफल है वो कई जगह पे दिखाई देता। इनके अंदर जागरूकता बढ़ गई होती, ये मैटरनल हेल्थ केयर के अच्छे स्तर को प्राप्त कर रही होती हैं महिलाएं, शिक्षित होती हैं महिलाएं, चाहे अपने बच्चों को शिक्षित कर रही होती, तो बहुत तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब स्वास्थ्य के अच्छे लेवल लाभों को प्राप्त कर रही होती। लेकिन अभी भी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए। चीज़ें ठीक ठाक हैं लेकिन अभी उतनी बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? कहाँ समस्या है?
तो सबसे बड़ी समस्या तो जो सहभागी हैं, इसके जो सदस्य हैं सहभागी, उनकी अज्ञानता है। वो जानते ही नहीं इसके बारे में, कुछ विशेष जानते नहीं है। तो इसका फायदा फिर दूसरे लोग उठाएंगे। जहाँ पंचायत स्तर पर इनको जोड़ करके और तमाम जो योजनाओं से इनको जोड़ा जाता है, वहाँ इसका लाभ अधिकतम वही लोग उठाएंगे जो जागरूक लोग हैं। इनको उसका लाभ कम मिलेगा। इसमें जैसे जो हमने अभी 2 फंड्स की बात की थी, उसमें एक के अंतर्गत इनको 15,000 रुपये, जो रिवॉल्विंग फंड है उसमें 15,000 रुपये, और दूसरे के अंतर्गत इनको 40 से 60,000 रुपये के अंतर्गत मिल जाता है। अधिकतम 2.5 लाख तक मिल सकता है। ये एक कम्युनिटी बेसिस पे होता है, एक साथ सबको मिलता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के उसमें नहीं होता है। अब उस फंड का प्रयोग करते हैं ये लोग, जो भी इनको चाहिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग तो मिलती है इनको, और साथ साथ जिस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है उसी से उनको खरीदना है, उसी पे उनको वर्क करना है। जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है वो भी उनको उसी से खरीदना, उन्हीं पैसों से खरीदना है। और फिर वो अब रिवॉल्व करता रहेगा कि जहाँ पे और अधिक की आवश्यकता है, इस इन बिटवीन एसेट जनरेशन होगा, बनाएंगे उसको बेचेंगे, जो प्राप्त करेंगे उसको फिर लगाएंगे, चलता रहेगा जैसे आमतौर बिजनेस में होता है। इसमें एक बात और बताई गई कि इनके अंदर इतनी अथाह क्षमता है, पोटेंशियल है, कि एक मिनी कंपनी के रूप में भी ये काम करने की स्थिति में है ऐसे चीज। लेकिन अगर उस रूप में काम करें तो एक समस्या तो अज्ञानता को लेकर के आ गया। अज्ञानता है। ट्रेनिंग की बात हमने की थी, ट्रेनिंग अनुपयुक्त है, एडिक्वेट नहीं है, उसकी एक समस्या है। अभी रॉ मटेरियल की बात की थी मैंने, रॉ मटेरियल के संबंध में समस्याएं हैं कि उनको सही रूप में रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं, उचित दाम पे नहीं मिल पाते हैं, समय पे नहीं मिल पाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि जो बलशाली लोग हैं वो कमजोर का दमन करते हैं, शोषण करते हैं। इस बात को लेकर भी समस्या है। जो वित्त संबंधी प्रबंधन है वो भी अनुपयुक्त है, सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है वहां पर। रिटर्न लो लेवल का है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब महिलाओं को आकृष्ट नहीं कर पा रहा है, या अगर आती हैं तो उनको लंबे समय तक जोड़ नहीं पाता है। महिलाओं का चूंकि माइग्रेशन भी होता है, शादी से पहले कहीं और, शादी के बाद कहीं और, उसके बाद भी पति अगर कहीं गया, वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया, तो वो भी अपने आप में, तो कुल मिलाकर स्थिरता नहीं है, स्थिरता की कमी है। और स्थिरता की कमी होने के कारण एकता की कमी है। एकता की कमी इसलिए भी है क्योंकि मतलब ये संगठित रूप में कभी इन्होंने काम नहीं किया है, तो संगठन बनाने की क्षमता वो डेवलप नहीं हो पाई। क्षमता है लेकिन डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए वो एकता उत्पन्न नहीं हो पाती है, वो दिखाई नहीं देती है। वित्त के स्तर पर प्रबंधन तो है ही, वित्तीय सहायता भी कम है, उसकी भी कमी है। मतलब ये जो पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए और अधिक पैसों की आवश्यकता हो सकती है, तो 40-50,000 60,000 रुपए में वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। 1 लाख 2 लाख में भी हो सकता है कि वो न मिले। तो यहाँ पे वित्तीय सहायता और बेहतर रूप में होना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है इनको। एक और बड़ी समस्या है मार्केटिंग को लेकर के, विपणन की मार्केट नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कहां पे अपने सामान जो भी बना रहे हैं वो कहां पर बेचें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बेच रही हैं अपना सामान बना करके, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, फिनिश्ड सब गुड्स होते हैं उनके, ये उतना फिनिश्ड नहीं बना पाएंगे, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं इनके पास, पैकेजिंग इनकी अच्छी नहीं होगी फिनिश्ड, तो आमतौर पे उपभोक्ता को आकृष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी नहीं बेच पाएंगे। और इसके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया, विशेष नहीं किया गया। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिखाई दे रही है, इसलिए लो रिटर्न हो जाता है और वो आकृष्ट फर्दर नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका जो रवैया है वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है इनके साथ, एसएचजीज के साथ उनका रवैया कोऑपरेटिव नहीं है। और एनजीओ की भूमिका इसमें सीमित है, बहुत व्यापक रूप में होनी चाहिए। अब देखिए, जब आपको समस्याओं का पता चल गया, जब आपने उनको हाईलाइट किया, तो अब उन्हीं के आधार पर आप सुझाव देंगे कि इनको अगर हम ठीक कर लें तो जो बाकी की स्थितियां हैं और बेहतर हो जाएंगी।
और निश्चित तौर पर ये जो माइक्रो फाइनेंस है वो एक वैक्सीन, गरीबी दूर करने में वैक्सीन की तरह काम करेगा और वीमेन एम्पावरमेंट हो ही रहा है और बेहतर रूप में होना शुरू हो जाएगा और तमाम अन्य जो उसके लाभ हैं वो महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे और हमारे देश से जो वास्तव में गरीबी है वो दूर हो पाएगी। और मतलब अभी हमने जो तमाम घटकों की बात की, यहाँ पर आप उनको हाईलाइट दोबारा से कर देंगे कि बहुत सारे जो अन्य घटक हैं उन तमाम चीज़ों को वो महिलाएं स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उनको जुटा पाएंगी और उनको प्रोवाइड कर पाएंगी। तो इस वे में आप अपना उत्तर लिखिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न इस खंड का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित था ना 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। इंग्लिश में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal 4 2030. It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement. क्रिटिकली एग्जामिन करना मतलब ऐसा नहीं कि उसको एज इट इज़ आप कह दीजिए, उसको जस्टिफाई कर दीजिए। जहाँ पे क्रिटिक्स, जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे समस्या है, उस समस्या को आप दिखाइए, उसको एग्जामिन कीजिए। लेकिन पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से। तो एक तो आपका यही हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, धारणीय विकास लक्ष्य, दूसरा इसके साथ कन्फॉर्मिटी में है, अनुरूपता में। उसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना, रिस्ट्रक्चरिंग और रीओरिएंटेशन। बाद में अब इसका समालोचनात्मक निरीक्षण, ये भी टेल वर्ड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वेल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और धारणीय विकास लक्ष्य। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इसको भी बताना पड़ेगा NEP के बारे में, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 4, उसमें प्रमुख चीज़ें क्या हैं इससे संबंधित, तो उनको दिखा दीजिए। और उसके बाद से फिर बात करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। फिर तो सबसे पहली बात तो ये कि NEP 2020 ये एक शिक्षा प्रणाली को लेकर के आया जिसमें ये पैटर्न है 5+3+3+4। ये जो 5 है, इस 5 में जो बिल्कुल प्रारंभिक चरण है, इसमें दो चीजें हैं कि विद्यालय पूर्व या प्राथमिक पूर्व शिक्षा, प्री प्राइमरी पूर्व शिक्षा 3 इयर्स, और उसके बाद फिर सीधा जाएंगे यहाँ पे कक्षा 1 और 2, तो 2 साल का ये हो गया। ये 3 साल से स्टार्ट हो जाएगा। जब बच्चा 3 साल का होगा तब से स्टार्ट करके 3 वर्ष का बच्चा है, यहां से स्टार्ट करेगा और 18 वर्ष में इस पूरे को कंप्लीट करेगा जो 12वीं तक का है। तो ये पहला हो गया। ये जो है 3, ये हो गया कक्षा, उसके आगे आप बढ़िए, कक्षा 3, 4, 5, 3 साल ये हो गया। ये एक तरीके से तैयार चरण है। तो 3 वर्ष का और 5 ये कंप्लीत करते करते ये हो गया 8 वर्ष का। 8 वर्ष इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, 3 और इसमें जुड़ गया तो 11 वर्ष इसने कंप्लीट कर लिया। ये तैयार चरण है। और उसके बाद जो 3 है, ये कक्षा 6, 7, 8, इसमें भी 3 हो गया। ये माध्यमिक चरण है। और अब बच्चा हो गया 3 साल और जोड़ दीजिए, इसमें 14 साल का हो गया। और नेक्स्ट 4 जो है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक। तो
तो अब यहाँ पे आते आते ये 18 वर्ष पूरा कर लिया इसने, और ये उच्चतर माध्यमिक। तो एक तो सबसे पहले ये पैटर्न, हालांकि ये कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि जो आजकल बच्चे और स्पेशली जैसे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसी पैटर्न पढ़ते हैं। कक्षा 1 में आने से पहले 3 साल ना सही, लेकिन 2 साल तो उनको, या एक तरीके से देखा जाए 3 साल है, सच्चाई तो ये 3 साल है कि एक बच्चा पहले प्रिपरेटरी के लिए जाएगा, उसके बाद फिर वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम दिया गया है, किसी स्कूल में नर्सरी केजी दिया गया है, किसी में मतलब लोअर केजी अपर केजी इस तरीके से दिया गया है, तो नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन 3 साल तो यहाँ भी मतलब बच्चे कंप्लीट कर ही रहे हैं, और उसके बाद से फिर क्लास 1 से शुरू करते हैं वो, और ये 18 वर्ष में वो कंप्लीट करते हैं 12वीं क्लास। अब इसको यूनिवर्सलाइज करना महत्वपूर्ण है। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऐसा हो रहा था, अब चूंकि इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा तो अब सभी बच्चों के लिए होगा ये, तो अच्छी बात ये है कि अब सभी बच्चों के लिए होगा। पहले केवल ये धनाढ्य परिवारों के बच्चों के लिए था जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, या कम से कम मध्यम वर्गीय बच्चों जो बच्चे थे, मतलब परिवारों के बच्चे वो पढ़ते थे। अब ये सभी बच्चों के लिए हो गया, तो अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों के लिए इस तरीके से इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया, और यही इसका उद्देश्य है। इवन जैसे SDG की हम बात कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं 4 की, तो वो भी यही कहता है कि इसको बच्चों को इस स्टेज के लिए, इसके लिए तैयार करना है, और तैयार करने के लिए 3 साल देना है। पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनको देनी है, और बराबरी के स्तर पर देनी है, बिना किसी भेदभाव के बराबरी के स्तर पर देनी है। ये वो भी कह रहा है, गोल भी कह रहा है, SDG गोल है 4, वो भी यही कह रहा है, और यहां पर भी लाया गया, कंफर्मिटी आ गई। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने ये भी कहा कि हम विद्यालय स्तर पर GER को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, इसको 100% रखेंगे। GER 100%। वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन आपको ब्रीफ में बता दूं, इसका मतलब होता है कि एक किसी भी उम्र, मतलब जैसे मान लीजिए कक्षा 1 में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कक्षा 1 के लिए जो उम्र होती है, उस उम्र में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों का नामांकन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे हैं और पूरे के पूरे 1 लाख बच्चों का नामांकन हो गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, मतलब 1 हो गया, परसेंटेज आपको 100 मिल जाएगा, 100%। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए, हर बच्चे स्कूल जाए, प्रत्येक बच्चे को हमको स्कूल में दाखिला देना, उनको पढ़ाना है। हालांकि हम टारगेट तो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन इसमें विशेष रूप से इस काम को किया गया, राइट। अब आगे इसमें जो पढ़ाई होगी, 5th तक की जो पढ़ाई है, यहां तक मैं थोड़ा सा यहां से कुछ चीजें इरेज कर देता हूं। यहां तक की पढ़ाई के लिए कहा गया कि अब ये अनिवार्यता, जैसे जो पहले का जो 2019 में जो आया था, उसमें 3 भाषा की बात की गई थी, लेकिन जो फाइनली जो आया है, अब इसमें 1 भाषा है, और वो कौन सी भाषा है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जो भी है उसमें ये पढ़ाई होगी। तो इस रूप में भी अब बराबरी के स्तर को ला रहे हैं, यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं इसको, और साथ साथ भाषा संबंधी जो तमाम गतिरोध या जो समस्याएं थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। आगे भी ये कि आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि मतलब विद्यालय स्तर पर और कॉलेज स्तर पर दोनों में संस्कृत और इसके अलावा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को प्रमोशन दिया जा सकता है। ये वैकल्पिक है, बाध्यकारी नहीं। ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए शिक्षक जो हैं वो 5वीं कक्षा तक माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे
कि बच्चे का ध्यान कहाँ पे है, किसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को आगे भी ट्रेन किया जाएगा। 6th ऑनवर्ड उसको उसी रूप में ट्रेन किया जाएगा। और इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा की जब बात आती है तो ये कहा गया कि 6 से ही हम व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कर देंगे। तो वो उसी चीज को लेकर के कि व्यावसायिक शिक्षा, ये हमारे SDG गोल में भी है, 4 में भी है। SDG गोल 4 मतलब जो गोल 4 है उसमें भी ये चीज वर्णित है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से ही प्रारंभ हो गया है। लेकिन वो चीज कि जिन बच्चों को जिस प्रकार की चीज पसंद है, कोई बच्चा मतलब कोई भी चीज ट्रेनिंग में, मतलब कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, कोई म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, सिंगिंग में अच्छा कर रहा है, कोई उसका टेक्निकल हैंड किसी बच्चे का अच्छा है, तो उन तमाम चीज़ों में उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा। उस संबंधित बच्चों को उनका ग्रुप बना करके उनको उसी रूप में पढ़ाया जाए, उसी रूप में उनको आगे बढ़ाया जाए। आगे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 10th और 12th, उनके लिए सेमेस्टर की बात की गई कि सेमेस्टर वाइज किया जाए, जिससे कि उसका जो भार है, मतलब जो आमतौर पे एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, वो बर्डन कम हो जाए। मतलब बच्चे बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तनाव दूर करने के लिए, और साथ साथ कि क्वेश्चंस को MCQ के फॉर्म में रखा जाए, तो उससे भी थोड़ा बोझ उनका कम होगा। होता है ना, जैसे MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे ज़्यादा वो मतलब ये रहता है कि चलो ठीक है हमने अच्छा ही किया है, लिखने में दिक्कत होती है, उसमें अच्छा करें। तो कम से कम एक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई पे समझौता किया जा रहा है, उसी रूप में बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, उसको बच्चे ज़्यादा बेहतर रूप में एंजॉय करेंगे, घर पे भी अच्छा पढ़ेंगे, स्कूल में भी अच्छा करेंगे। तो उसमें लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी प्रमोशन मिलता है। और इसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल समिति की रिपोर्ट आई थी 1993 में, उसमें ये बात कही गई थी, उसको इन्होंने यहाँ पर रखा है, बिना बर्डन के उनको लर्निंग प्रोसेस में रखा जाए, उनके हस्त ज्ञान को प्रमोट किया जाए, सीखने की कला जो उनके अपने हाथ से हो सकती है उसको प्रमोट किया जाए, एनालिटिकल पावर को डेवलप किया जाए बच्चों को। इन तमाम चीज़ों पे जो पाठ्यक्रम हो बहुभाषी हो, जो प्राचीन भारतीय जो विद्याएं हैं, जो कला है, ज्ञान है, ज्ञान का भंडार था भारत, उन चीज़ों को उसमें समाहित किया जाए, उन चीज़ों को बच्चे सीखें। नैतिक विवेक, नैतिकता पर फोकस किया जाए, समाज संबंधी ज्ञान बच्चे को दिया जाए, बच्चा समाज को समझे, परिवार को समझे, परिवार के महत्ता को समझे। तो अपने खुद देख करके वो चीज़ों को बेहतर रूप में नहीं समझ पाए, लेकिन जब उसको बताया जाएगा और इस तरीके से जब वो कंपेयर करेगा तो चीज़ों को बेहतर रूप में समझ पाएगा, तो हम मूल्य को भी बहुत बेहतर रूप में वहाँ पर ला सकते हैं, बच्चों में डाल सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सामुदायिक ज्ञान है उसको प्रमोट किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, और साथ साथ डिजिटल साक्षरता को भी प्रमोशन मिले, साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी प्रमोशन मिले। ऐसा नहीं कि केवल हम पुरानी चीज़ों को ही सिखा के छोड़ देंगे, वैज्ञानिक जो टेम्परामेंट है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। आगे बढ़ें अगर, अच्छा एक तो शिक्षकों की बात करें तो दक्ष शिक्षक होने चाहिए। हम 2030 तक, ये भी गोल में भी है कि 2030 तक दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति हम करें, ताकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा बेहतर से बेहतर रूप में बच्चों को मिल पाए। ये गोल का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, कन्फॉर्मिटी। शिक्षक दक्ष है, लेकिन साथ साथ वो परफॉर्मेंस, अब ऐसा नहीं कि नौकरी मिल गई तो अब कोई बात नहीं, अब तो नौकरी मिल ही गई, अब क्या करना है, पढ़ाने से क्या मतलब, नहीं ऐसा नहीं, मतलब आमतौर पे ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बनाया जाए, परफॉर्म करो, प्रमोशन लो, तो ये उनके अंदर एक मोटिवेशन को उत्पन्न करेगा जब इसको परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया जाएगा। तो आते हैं आगे उच्च शिक्षा के स्तर पर, तो व्यावसायिक शिक्षा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें स्नातक की जो बात है, स्नातक स्तर की जो पढ़ाई है, ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम पर काम करेगी।
जब मर्जी आप एंट्री ले लीजिए, जब मर्जी आप एग्जिट कर जाइए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको एडमिशन ले लिया जैसे अभी इस समय हो रहा है, 3 साल का कोर्स है, 4 साल कोर्स है, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी बाध्यता नहीं है। आप 1 साल कोर्स को चाहो करके छोड़ दो, यस, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री नहीं मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करके छोड़ दो आप, एडवांस्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल पूरा करने पर डिग्री मिलेगी आपको, डिग्री सर्टिफिकेट। 4 साल कर लोगे तो शोध के साथ डिग्री मिल रही है आपको। क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे, जहां मर्जी जैसे चाहो आप एडमिशन लो, आप उसको पूरा करो। क्रेडिट को देख करके, वो जो क्रेडिट पॉइंट जो आपने स्कोर किया है उसके आधार पर आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, वही आपका इवैल्यूएशन है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो विकलांग हैं, दिव्यांग लोग, उन पर विशेष बल दिया गया है कि उनके साथ कोई भेदभाव तो ना हो, लेकिन साथ साथ उनको प्रमोशन मिले ताकि उच्च शिक्षा के स्तर को प्राप्त कर पाएं, व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। राइट, ये सब तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब और इसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया जो मतलब जो गोल है उसके साथ कंफर्मिटी में है। गोल भी यही सब बातें कर रहा है, वो भी कह रहा है कि मतलब विकलांगता के स्तर पर, दिव्यांगता के स्तर पर, जेंडर के स्तर पर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उसको सेंसिटाइज किया जाए और उस रूप में पूरा सब सारी चीज़ों को तैयार किया जाए, पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, कोई उनके साथ कहीं रूप में, किसी रूप में भेदभाव ना होने पाए। तो यहाँ भी है, वहाँ पर भी, दोनों जगह पे तो कन्फॉर्मिटी है। तो ये चीज़ तो एकदम परफेक्ट हो गई कि एनईपी हमारा 2020 और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 2030 कन्फॉर्मिटी में। अब इसकी परीक्षण भी करना है, आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है। एक तो ये कि मतलब एक जो पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, एक पाठ्यक्रम बनाया जाए, एनसीईआरटी के एक पाठ्यक्रम को तैयार कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग बोर्ड, वहां पर क्या सहमति बन पाएगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है और एक बड़ी समस्या आएगी कि अभी तक जो एक विशेष रूप में होता आ रहा था, अचानक कहीं उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर ये पर्टिकुलर चीज थोपी जा रही है, और निश्चित तौर पर एक समस्या आएगी, आसानी से सहमति नहीं बन पाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नीति बनाते हैं तो नीति तो अच्छी बन रही है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों से राय ले लें, उनकी स्टेट्स से उनकी राय ले लिए होते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। मतलब आगे आने वाले समय में कोई समस्या ऐसा नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती, लेकिन ये समस्या आएगी। एक तो ये, दूसरा है कि मतलब विदेशी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में रास्ते खोल दिए गए हैं कि वहां पे आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब किसका एडमिशन होगा? तो जो अच्छे कॉलेज से पढ़ के जाएंगे, अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, अच्छे स्कूल से जो बच्चे पढ़े होंगे, उनके लिए ज़्यादा आसान है वहाँ जाना, बनिस्बत जो अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े। तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या आएगी, और इसका मतलब कि ये डिवाइड करने जा रहा है, इनकम के स्तर पर, गरीबी अमीरी के स्तर पर ये डिवाइड करने जा रहा है। अधिकतम लाभ उन बच्चों को मिलने जा रहा है। यस, तो ये एक बड़ी समस्या यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आपको यहां पर दिखानी है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ शब्दों का हेर फेर है। बस आप स्पष्ट तौर पे लिखिए, दिखाइए इस चीज को, कोई विशेष बात नहीं की गई इसमें। मैंने आपको इसलिए सीधे तौर पे पहले बता दिया था कि जो 5+3+3+4 की बात जो की गई है तो पहले से कर ही रहे हैं बच्चे, पढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई नई चीज तो है नहीं। जिस दक्ष शिक्षक की आप बात कर रहे हैं, दक्ष का मतलब क्या होता है?
अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप कंपेयर कीजिए इसको अमेरिका से, सिंगापुर से, मतलब ऐसे देशों से जरा आप कंपेयर कीजिए। अमेरिका जैसे देश में शिक्षक टॉप लेवल का प्रोफेशन है, टॉप लेवल का, और हाईली पेड है वो। मतलब ये कि, और चीजें चूंकि वहां पे ज्यादातर प्राइवेटाइज्ड हैं, शिक्षा काफी हद तक प्राइवेटाइज्ड है, और मुख्यतः उच्च शिक्षा तो है ही वहां पर प्राइवेटाइज्ड। जो एक बड़ा पैकेज किसी को भी मिल सकता है वो एक शिक्षक को मिलता है, राइट। हमारे यहाँ जो सरकारी जो पैकेज है वो तो सबसे कम है। इसी कारण मैक्सिमम लोग शिक्षक नहीं बनना चाहते। कहाँ जाना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग कर लिया है, मेडिकल की पढ़ाई कर ली है, तो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, उसमें अपना जा रहे हैं, उसमें उनको बड़ा पैकेज मिल रहा है, उसमें वो खुश है। मतलब इंजीनियरिंग करके भी कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसको पैकेज नहीं मिलेगा। पैकेज कहाँ मिलेगा? एक इंजीनियर बन के मिलेगा उसको, राइट। तो इसका मतलब जब तक हम अपने पैकेज को नहीं ठीक करेंगे तब तक तो कोई टीचर बनेगा ही नहीं। और जब बनना ही नहीं चाहेगा तो बन कौन रहा है? जिसकी थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब यह कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, चलो शिक्षक ही बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है। तो दक्ष कहां हुआ? वो दक्ष को तो हमने खो दिया। तो दक्ष को पाने के लिए जरूरी है कि आप उसको पेमेंट आप प्रॉपर दीजिए। आप रखिए उसको लाखों करोड़ों के पैकेज पे, आप रखिए उसको। लेकिन भारत सरकार तो नहीं कर सकती है, हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं है करने के लिए। क्या हम लगा सकते हैं 6% अपने जीडीपी का 6% लगा सकते हैं इसमें? वो पता नहीं कब तक लगाएंगे। अमेरिका जैसा देश क्या कर रहा है? उसने प्राइवेटाइज किया चीजों को। देखिए, यहां पर बात करने के लिए आप एक कमेटी की रिपोर्ट को आप यहां पर रखिए। एनआर नारायण मूर्ति ने इस पर एक हायर एजुकेशन पे अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उसी के मद्देनजर मैं बात कर रहा हूं आपसे। उन्होंने यही कहा था कि भारत सरकार नहीं पैसा लगा सकते इसमें, तो प्राइवेट हैंड्स में दीजिए, आप उनको इनवाइट कीजिए आप, लेकिन उसका प्रॉपर एक सिस्टम बना करके। ऐसा नहीं कि मतलब यूं ही ओपन कर दीजिए और कोई भी आ जाए उसमें। एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए, उसमें सबके लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब प्राइवेट लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब पाठ्यक्रम पूरा बदलेगा। पाठ्यक्रम वो लेकर के आएंगे जिसकी उपयोगिता है। ये शिक्षा महंगी हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ी समस्या तो आ रही है कि गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप फंड की व्यवस्था करो। जो गरीब लेकिन जो मेधावी बच्चा है वो पढ़ाई करेगा। जो मेधावी नहीं है उसको हम व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेंगे, हम उसको वोकेशनल शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। यस। तो इस रूप में इसके साथ साथ एक नेशनल लेवल पे एक क्रेडिट फंड हमको तैयार करना होगा, एक विस्तृत परमानेंट बेसिस पर। वो 1 लाख करोड़ का होगा। और जो स्कॉलरशिप फंड की बात उन्होंने की है वो 1000 करोड़ रुपए की है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो बड़े लोग, सबसे पहली बात तो है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापित करने के लिए भारत सरकार भारत के ही उद्यमियों को इनवाइट करे, उद्योगपतियों को, उद्यमियों को इनवाइट करे। वो लोग आए, मतलब एंटरप्रेन्योर्स आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए। कम से कम 25 ऐसे लोगों को, 25 इंडस्ट्रियलिस्ट को, 25 एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया जाए। वो आए और वो मिल करके पूरा ये इसका मसौदा तैयार करें और उसको आगे बढ़ाएं। 1000 करोड़ स्कॉलरशिप फंड जो है वो प्राइवेट हैंड्स, मतलब उन्हीं को दिया गया, प्राइवेट लोगों को ही दिया जाए। उनको एक थोड़ा सा लालच दे दिया जाए कि उनको 300% यानी 3 गुना उनको टैक्स एग्जिम्पशन दिया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई प्राइवेट प्लेयर अगर 100 करोड़ रुपए अगर देता है उसमें, तो 100 करोड़ पे उसका टैक्स बनता है 30% के हिसाब से 30 करोड़ बनता है। 3 गुना ने 90 करोड़ रुपए का उसको टैक्स एग्जिम्पशन मिल जाएगा, जो कहीं भी उसको अप्लाई कर सकता है। तो लगभग उसको
मतलब नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरीके से लोग आएंगे, आगे बढ़ चढ़ करके इसमें काम करेंगे। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस पे बेस्ड सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। एक तो अच्छे पैकेज पे टीचर होंगे, तो अब टीचर हमारे पास टॉप क्वालिटी के टीचर। अब जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ, वो मतलब चाहे IIT से पढ़े हुए, IIM से पढ़े हुए हों, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों, जो टॉप लेवल के हैं, रियल में जो लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो निश्चित तौर पे आएंगे। अब वो किसी और जगह नहीं भाग के जाएंगे। परफॉर्मेंस पे बेस्ड परफॉर्म करेंगे, उनका पेमेंट उसके हिसाब से बढ़ेगा, प्रमोशन को उस हिसाब से मिलेगा। बच्चे भी जो अच्छे बच्चे हैं वही जाएंगे वहां पे एडमिशन लेने के लिए, जो उस लायक नहीं है उनको हम दूसरे रास्ते पर लेकर जाएंगे, उस शिक्षा को प्राप्त करेंगे। वो जोड़ेंगे हम सबको शिक्षा से, छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो इस रूप में जो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या, तब गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है हम प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चों को, तभी आ पाएगी। तो ये सारी बातें तो पहले भी मतलब रमसा जो हमारी मतलब जो हम योजनाएं लेकर के आए हैं माध्यमिक स्तर पे, माध्यमिक शैक्षणिक स्तर पे जो हम योजना लेकर के आए हैं, उच्चतर शिक्षा संबंधी योजना लेकर के आए हैं, रूसा, इन सब में भी तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात की गई है। रमसा 2009 से कार्यरत है, रूसा 2013 से कार्यरत है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट तो नहीं मिला हमको। है पहले से ठीक है चीजें, मतलब पहले से कुछ कुछ बेहतर है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में, टॉप 300 यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे भारत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीजन वही है कि हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं। यस, तो अब जब वो लोग आएंगे तो वो पैसे भी खर्च करेंगे, R&D पे खर्च करेंगे पूरा। यस, हमारे यहाँ खुद R&D होगा, हमको भाग करके कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो इन तमाम संदर्भों में अगर हम काम करेंगे, तब हम एक्चुअल में शिक्षा के स्तर पर कुछ विशेष बदलाव ला पाएंगे। तब हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, हम एक्चुअल में इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीओरिएंटेशन तब हम कर पाएंगे। शब्द जाल से नहीं होगा, इसका ये शब्द मत लिखिएगा, लेकिन एक्चुअल में रीस्ट्रक्चरिंग और रीओरिएंटेशन तभी हो पाएगा जब हम उसके मूल चीज को समझें और उस पर हम कार्य करें, तब ये चीजें काम कर पाएंगे। राइट, तो बाकी मतलब चीजें हैं जैसे कि अब वो कह तो रहे हैं, जैसे इसमें कहा कि हम इसके स्तर पर, जो आपको बताया भी था मैंने, विद्यालय स्तर पर हम GER को 100% लाएंगे। कॉलेज लेवल पर हम इसको अभी फिलहाल 26.3% है 2018 का, और उसको 50% पे लाएंगे। तो ये सब है, लेकिन अगर हम सही ढंग से फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, परफॉर्मेंस पे बेस्ड करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं चीज़ों को, लेकिन वो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब अमीर के ही बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। जो मेधावी होगा, जो उस लायक होगा, वो निश्चित तौर पे वहाँ जाएगा। जो नहीं होगा उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। सबके लिए प्रॉपर व्यवस्था करके तब हम जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको हम सही शेप दे पाएंगे, सही दिशा दे पाएंगे। इस ढंग से आप अपना उत्तर लिखिए। आई होप कि आपको ये डिस्कशन आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, आप अच्छा उत्तर लिख पाने में समर्थ हों। इस आशा के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।